नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कृषि विभाग राजस्थान के कार्यक्रम कृषि ज्ञान धारा में। साथियों, हर गुरुवार को सायंकाल 6 बजे हम लेकर आते हैं ये कार्यक्रम कृषि ज्ञान धारा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है खेती यानी कृषि और उद्यानिकी से जुड़ी जानकारी आपके साथ साझा करना और आपके साथ संवाद करना। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं परिचय से। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं कृषि विभाग के आयुक्त श्रीमान कानाराम जी। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज के हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं श्री शिवराज जांगिड़। आप कृषि आयुक्तालय में उप निदेशक हैं। तो साथियों, आज के कार्यक्रम का विषय है राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन। सर, फसल सुरक्षा मिशन क्या है और कृषकों के लिए किस प्रकार उपयोगी है, बताएं। थैंक यू आप सबको। नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने इस बार बजट अनाउंसमेंट में भी देखा होगा और जिन किसान भाइयों ने पहले लाभ लिया है, गत वर्ष जब अलग से कृषि बजट लाया गया था तो एक स्पेशल मिशन जो 11 मिशन लॉन्च हुए थे, उसमें एक मिशन राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन करके लॉन्च किया गया था, जिसका जो बेसिक पर्पस था कि किसान भाइयों की जो फसल है उनको जो हमारे नीलगाय या जो जंगली जानवर है या जो आवारा पशु हैं, वो जो फसल को नुकसान पहुँचाते हैं, उससे कैसे हम उनको सुरक्षा प्रदान करें। तो उस उद्देश्य से जो है ये एक मिशन लॉन्च किया गया है और इसमें जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो हमारी तारबंदी योजना है, जिसमें किसान भाई अपने खेत के चारों ओर अगर वो तारबंदी करवाते हैं, तो राज्य सरकार द्वारा जो है इनको अनुदान दिया जाता है। और मेरे ख्याल से राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में ये एक सबसे बड़ा मिशन है। जब 17-18 में हमने नवाचार के रूप में तारबंदी को शुरू किया गया था, तब हम 1000 या 2000 किसानों को प्रतिवर्ष लाभान्वित करते थे और गत वर्ष जब ये मिशन लॉन्च किया गया था, तब इसमें 15,000 किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था। और मुझे बड़ी खुशी है कि जब हमने इसका ऑनलाइन पोर्टल डेवलप किया और आवेदन आमंत्रित किए, तो लगभग 2.5 लाख किसान भाइयों ने इसमें आवेदन किए थे। जो ये दिखाता है कि ये मिशन और ये तारबंदी योजना जो है, वो राजस्थान में बहुत पॉपुलर है और किसान भाइयों को इसकी बहुत ज़रूरत है। और इस बात को विभाग ने और सरकार ने जाना और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस वर्ष के जो बजट अनाउंसमेंट में जो है 1 लाख किसानों को जो है तारबंदी योजना के तहत लाभान्वित करने का निर्णय किया है। तो आप देखेंगे 17-18 में जहाँ हम 2000 किसानों को लाभान्वित कर रहे थे, वहीं 22-23 में हम 15,000 किसानों को लाभान्वित कर रहे थे और अगले साल 23-24 में जो हम 1 लाख किसानों को लाभान्वित करेंगे। तो राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ा मिशन है और किसान भाइयों को इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। तो किसान भाइयों, अभी आपको जानकारी मिली कि लगभग 2.5 लाख किसानों ने तारबंदी के लिए आवेदन किया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे किसान ऐसे होंगे जो आवेदन करना चाहते होंगे। तो शिवराज जी, आवेदन की प्रक्रिया क्या है? आवेदन कहाँ करें, कैसे करें, थोड़ा बताइए? ये पूरी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और कृषि विभाग को एक पोर्टल बनेड़ो है, राज किसान साथी पोर्टल। विका माध्यम से किसान भाई कोई भी ई मित्र पे जा और अप्लाई कर सके जे तारबंदी के लिए। और इसके अलावा अगर कोई किसान डायरेक्ट अपना मोबाइल से भी राज किसान साथी ऐप डाउनलोड कर और वो भी आवेदन करवा की है कि बहुत अच्छी सुविधा है इसके अंदर। तो किसान भाई किसी भी ई मित्र से या स्वयं भी राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकता है। तो इसमें कितनी ज़मीन की आवश्यकता होनी चाहिए? मतलब कितनी ज़मीन न्यूनतम होनी चाहिए तारबंदी के लिए? ऐसा कोई नियम या प्रावधान है क्या? तारबंदी योजना रे माई व्यक्तिगत और समूह के अंदर अगर कोई किसान अनुदान प्राप्त करवो चाहे तो वी की भी सुविधा है। अगर व्यक्तिगत किसान अनुदान के लिए आवेदन कर रहे है तो वी के पास एक स्थान पर 1.5 हेक्टेयर जमीन जो पक्की 6 बीघा हुए
इतनी जमीन होना जरूरी है। और अगर समूह के अंदर मान लो कोई के पास 1.5 हेक्टेयर से कम जमीन है, तो वो समूह के अंदर आवेदन कर सके। और समूह में भी सरकार किसानों के लिए इतनी छूट दी है कि समूह में न्यूनतम 2 किसान रखे, 2 किसान या 2 से अधिक मिल और आपको आवेदन कर सके। और समूह के लिए भी 1.5 हेक्टेयर ही जमीन निर्धारित करी गई है। यानी आपका कहने का मतलब ये है, या तो एक किसान के पास 1.5 हेक्टेयर हो एक जगह पर, वो तारबंदी के लिए आवेदन कर सकते हैं, और नहीं हो तो आस-पास के किसान मिलकर के, जैसे पड़ोसी का खेत है, तो वो भी किसान मिलकर के कम से कम 1.5 हेक्टेयर किसान ज़मीन 2 किसानों की हो जाए, 3 किसानों की हो जाए, है ना? बिल्कुल, तो वो भी समूह में आवेदन कर बिल्कुल सकते समूह हैं। के अंदर आवेदन कर सकता है। किसान 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर मान ठीक है। लीजिए वो संख्या ज़्यादा बढ़ती जाएगी, तो लंबे क्षेत्र के अंदर भी तारबंदी कर सकते हैं और उसपे भी उसी नियमों से अनुदान मिलेगा। तो अनुदान कितना मिलता है सर? अनुदान इसमें जैसे एक किसान को ये प्रावधान है कि 400 मीटर, रनिंग मीटर 400 मीटर तक, जो अगर सीधी भाषा में बात करें आप, तो 4 बीघा पक्की जमीन की बाउंड्री पूरी हो जाए, तो 400 मीटर तक एक किसान ने अनुदान मिले। यदि समूह का माए आवेदन करया है, तो प्रत्येक किसान ने 400 मीटर का हिसाब से अनुदान दे ही है। और अनुदान में भी यह है कि जो इकाई लागत सरकार निर्धारित करेड़ी है, तो इकाई लागत को 50% सामान्य किसान ने अनुदान मिले। और यदि मान लो कोई किसान छोटो है, छोटा को मतलब लघु और सीमांत किसान है, और लघु और सीमांत में जिसके 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, उन किसानों को 10% अधिक अनुदान, यानी कि 60% इकाई लागत का। तो सामान्य किसान को 400 रनिंग मीटर पर 40,000 रुपया अनुदान का मिले। और यदि लघु सीमांत किसान है, तो बिना 48,000 रुपया अनुदान सरकार की तरफ से दियो जा रहा है। अच्छा, आपने ये बताया कि राज्य किसान साथी पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करते समय दस्तावेज़ क्या-क्या चाहिए? यानी किस-किस उसकी ज़रूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट की? हाँ, इस योजना का बहुत ही सरलीकरण किया गया है। और जनाधार के माध्यम से अपना किसान का जनाधार हो, और साथ में अपने जमीन का रिकॉर्ड, जो जमीन की जमाबंदी होती है, जमाबंदी में ये है कि 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, नवीनतम कॉपी हो। या अगर मान लीजिए किसान के पास जमीन की पासबुक है, तो वो भी आदिनांक है, तो उसके माध्यम से भी किसान भाई आवेदन कर सकता है। तो जनाधार, और जनाधार से ही सारे डेटा उसका, बैंक डिटेल, अगर मान लो कोई किसान को जनाधार में बैंक जुड़ेड़ो कोने, तो किसान भाई ऐसे अनुरोध यो है कि भाई वो एक अंदर जुड़वा ले बैंक खाता या बैंक को पूर्व विवरण। साथ में लघु और सीमांत किसान अगर है, तो विकी सीडिंग भी जनाधार के माध्यम से ही करानी पड़े। अगर कोई किसान भाईजान आवेदन कर रहे हो है और लघु सीमांत है, लेकिन जनाधार के अंदर अपडेट न करा रखी, तो वो इन्हें अपडेट करा ले, क्योंकि ई पोर्टल के माध्यम में सीधी जनाधार से ही लघु सीमांत कर सकी श्रेणी ने पकड़ और अनुदान की गणना करी जावे। तो एक और बात कई बार किसान भाई पूछते रहते हैं, या जिज्ञासा मन में रहती है कि ज़मीन तो पिताजी के नाम है, लेकिन हाँ, परिवार में रहते अलग हैं वो। तो बिल्कुल। क्या ऐसे किसान को भी अनुदान मिल सकता है क्या? बिल्कुल, इसका भी इसमें प्रावधान है कि जैसे मान लीजिए एक पिताजी के 2 या 3 पुत्र हैं, और आपने राजस्थान में या व्यवस्था है कि जब तक पिताजी जीवित होते हैं, तो जमीन वहाँ का नाम रेवे, लेकिन वहाँ की संतान अलग भी रह सके, अलग राशन कार्ड होए, अलग जनाधार बन जाए। तो इके अंदर सुविधा दी गई है कि नोशनल शेयर, जो बड़ा को स्थानीय पटवारी है, वो वहाँ बच्चा का नाम से नोशनल शेयर निर्धारित कर दे, और नोशनल शेयर का आधार पे अलग-अलग आवेदन करे, और अलग-अलग आवेदन का पात्र है, अनुदान का पात्र है। तो जैसे किसी ने आवेदन किया, तो उसको क्या ध्यान में रखना चाहिए कि भई जैसे उसकी जो आवेदन है, पूरी तरह से मान्य हो जाए और उसको पूरा अनुदान का भुगतान हो जाए? जैसे कितने तार लगाने चाहिए, कितनी दूरी पे लगाने चाहिए, और तार जो खंभे हैं तो किस तरह के हो सकते हैं, कितनी ज़मीन में गाड़ना चाहिए? ऐसा कोई प्रावधान या ऐसे कोई आपके मापदंड हाँ, हैं क्या? बिल्कुल इके लिए मापदंड निर्धारित करेड़ा है। और 2 प्रकार की तारबंदी आपने राजस्थान के अंदर मान्य करेड़ी है।
तो एक तो है कांटेदार तार, जो कांटे वाले तार आते हैं, और दूसरी है चेन लिंक, जिन्हें आप लोकल भाषा में गुथी हुई जाली बोला। तो इन दोनों की तारबंदी करने का प्रावधान है। साथ में इसकी जो तारबंदी के नियम है, उसमें जो सीमेंट के पोल आते हैं, प्रीकास्ट पोल, जो आजकल स्थानीय स्तर पे सब जगह निर्माण यहाँ को हो रहा है, और लोहे का एंगल भी काम में ले सका, या जो पत्थर की पट्टियां हैं वाने भी आप को उपयोग कर सका, और करीब 150 सेंटीमीटर यानी कि 5 फीट ऊंचाई ऊपर रखा, और 1.5 फीट के करीब 1.5 फीट जमीन के अंदर 30 x 30 x 45 सेंटीमीटर का गड्ढा खोद करके उनको उसके अंदर फिट करते हैं। फिट करने के बाद यदि लोहा को एंगल लिया या पत्थर की पट्टी लिया, तो पत्थर की पट्टी के लिए जरूरी कौन है, लेकिन सीमेंट का जो प्रीकास्ट पोल है वो और लोहे के एंगल, इसके लिए सीमेंट के अंदर अपने को उसको फाउंडेशन डालना पड़ेगा। फाउंडेशन डालने से क्या होगा कि उसकी मजबूती रहती है, और यदि पत्थर की पट्टियां काम में ले रहे हैं तो उसके लिए फाउंडेशन जरूरी नहीं। और फाउंडेशन में जो बहुत सीधा सा गणित है कि 1:3 और 6 का अनुपात में सीमेंट बजरी मिला करके उसका फाउंडेशन कर देते हैं। अभी जो पहले इसके अंदर योजना क्रियान्वित शुरू हुई थी, तो 10 फीट की दूरी पर एक पोल लगाना था, लेकिन किसानों की मांग और सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसके अंदर और सरलीकरण किया कि भाई किसान हित के अंदर 10 फीट की जगह 15 फीट तक अगर कोई किसान पोल गाड़ता है तो भी अनुदान के लिए पात्र है। इसी प्रकार जो पूर्व के अंदर कांटेदार तार में 6 तार सीधे लगाने थे और 2 तार क्रॉस के अंदर, जिसको डायगोनल बोलते हैं, वो लगाने का प्रावधान था। लेकिन कई जिलों से किसानों की एक मांग आई कि साहब यहाँ तारा की संख्या थोड़ी कम कर दे तो किसान के लागत में भी कमी हो जाए। तो इन्हें मद्देनजर रखते हुए सरकार और सरलीकरण करी, और कांटेदार तार में 6 के बजाय सीधा 5 तार और 2 क्रॉस तार जो डायगोनल है। और वह डायगोनल तार ये वजह से है कि वहां की वजह से तारबंदी बहुत मजबूत हो जाया करे, क्योंकि जैसे कोई भी जानवर या रोजड़े, जिसे नीलगाय कहते हैं, या जंगली सुअर, ये अगर आकर के टक्कर देते हैं तो तार मजबूत रहे। तो 15 फीट तक है, और 15वें पोल पे, पहले 10वें पोल पे सपोर्ट लगाते थे, उसको भी किसान हित के अंदर 15वें पोल पे सपोर्ट कर दिया ताकि तारबंदी के अंदर किसान की लागत कम हो सके। तो 6 तार की जगह 5 तार और 2 डायगोनल, ये प्रकार से 7 तार खींचना है। अगर मान लो चेन लिंक जाली लगा रहा, तो भी मैं विभाग की ओर से मापदंड में कोई तार को प्रावधान को न कि किसान सीधी जाली ने खड़ी कर सके। लेकिन सामान्य रूप से किसान भाई जो अपना खेत की सुरक्षा करे हैं, तो देखी गई है कि किसान भाई 2 तार या 3 तार जाली के साथ भी लगाओ जाए, और वही वजह से लगाया है कि मजबूती रहे, क्योंकि ये परमानेंट स्ट्रक्चर है। और आज अगर राजस्थान में खेती करवा में सबसे ज्यादा जो अगर समस्या आ रही है तो जंगली जानवरों की, सुअरों की, नीलगाय की, एक ही वजह से किसान भाई रात रात भर जागे। रबी की फसल सर्दी का मौसम में होवे, भी कड़ाका की ठंड में भी माने फसल की सुरक्षा के लिए जागणू पड़े, तो सबसे ज्यादा एक ही आवश्यकता है। तो तो अभी देखो किसान भाई, आपने पूरी जानकारी ये प्राप्त की कि किस तरह आपको तारबंदी करनी है। लेकिन एक सवाल बीच में आया था कि किसानों को, जो लघु सीमांत किसान हैं, उनको 48,000 रुपए तक अनुदान मिलता है। तो सर, ये लघु सीमांत का क्या प्रमाण पत्र देना पड़ता है, या जनाधार पोर्टल के माध्यम से ही कोई अपडेशन कराना पड़ता है? जैसा इन्होंने बताया था कि हम लोग अलग से कोई योजना में सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं। जी। इस योजना को इस तरह से सरलीकृत किया गया कि किसान भाइयों का जो भी डेटा है एग्जिस्टिंग, उसी से हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ और सूचनाएँ प्राप्त कर लें। तो लघु सीमांत का डेटा भी हम लोग जिन किसान भाइयों ने जनाधार पोर्टल के अंदर
लघु सीमांत की एंट्री करवा रखी है, तो वहाँ से सीधा हम उनकी सूचना लेते हैं। और जिन किसान भाइयों ने उसे नहीं कराई है, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि वो ई-मित्रा पे जाकर अगर आप लघु सीमांत की श्रेणी में हैं, तो अपने जनाधार के अंदर लघु सीमांत को दर्ज कराएँ, ताकि आपको उस श्रेणी के अंदर लाभ मिल सके। तो किसान भाई देखा आपने, आपको कोई भी प्रमाण पत्र कहीं से लेकर के नहीं देना है, सीधा केवल जनाधार, जनाधार के माध्यम से आवेदन किया जाता है। तो सारे आंकड़े यानी आपकी फ़ोटो, आपकी नाम, जाति, गाँव सारा जो विवरण है, यहाँ तक कि बैंक का खाता है, उसका विवरण भी जनाधार से ही आता है। इसलिए लघु सीमांत का जो श्रेणी है, वो भी आपको जनाधार में ही अपडेट करवानी है, यानी जनाधार में ही आपको ठीक करवानी है। और पहले से अंकित है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अंकित नहीं है तो आप जनाधार में ही करवा लें, अलग से प्रमाण पत्र विभाग में देने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जैसा अभी शुरुआत में बताया, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, यानी पेपरलेस है, कागज़ का तो कोई काम ही नहीं है। का आपको सारा काम ऑनलाइन ही ई-मित्र के माध्यम से करें, या जिन किसान भाइयों के पास लैपटॉप है या स्मार्टफ़ोन है, सामान्यतः आजकल सभी घरों में ये उपलब्ध हैं, तो उसके माध्यम से आप स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं। ये एक मैं डॉक्टर साहब एक के बीच में मैं सबमिशन कर दूं कि अपना गांव रे माए कहीं हुआ कि जनाधार जो बनावे है, तो जनाधार कार्ड में मुखिया महिला हुए परिवार की, जो भी माँ हो या पत्नी हो वह मुखिया हुए। तो कई बार आपा कहीं करना कि जनाधार बनाते टाइम महिला का नाम को बैंक अकाउंट तो डाल दिया, लेकिन का सदस्य जहाँ पति है या बच्चा है, तो वहां का नाम का बैंक का विवरण न डाला। तो वी की वजह से अब जब आपा तारबंदी के लिए अप्लाई करा, तो जमीन मान लो पुरुष के नाम है, तो कई बार ये दिक्कत आती है। तो आपा जनाधार ने पूरा अपडेट रखा, जैसे जो भी मेंबर है उनके बैंक खाते हैं तो उनको जनाधार में जोड़ ले, लघु सीमांत का विवरण इसके अंदर दर्ज करा ले, ताकि बार बार हमें अपडेट कराने की जरूरत न पड़े। क्योंकि कई बार जब आवेदन कर दे किसान भाई और वो कहे साहब हमारी जमीन तो 2 हेक्टेयर से कम है, लेकिन हमारा अनुदान कम आ रहा है, तो चूंकि ये सारा का सारा डेटा जनाधार से उठा हुआ है, तो जनाधार ने अपडेट करा, वो शुरू में ही अप्लाई करा जी टाइम ही जनाधार ने अपडेट जरूर कर ले। हाँ, और जब जनाधार की बात चली तो एक और ख़ास बात है, चूँकि ऑनलाइन आवेदन करते हैं, तो राज किसान पोर्टल पे एक व्यवस्था और है कि समय-समय पर मैसेज आते हैं। जैसे आपने आवेदन जमा किया, तो आवेदन जमा करने का, आपकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी हुई, तो उसका आपके पास मैसेज पहुँचता है। परंतु ये मैसेज उसी मोबाइल नंबर पे पहुँचता है जो कि आपके आधार में जुड़ा हुआ हो। तो अब आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपके आधार में जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर ही आपके पास है, यानी वो आपके पास चालू हालत में है। एक और बात इस कई बार आती है सर, कि बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी हैं, वो यूँ कहते हैं कि भई हमने तारबंदी तो कर ली और अब हम आवेदन कर रहे हैं, तो क्या हमें भी लाभ मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं, जैसा बताया गया कि ये नए सिरे से जो तारबंदी की जाती है, उनके लिए योजनाएँ हैं और ये कई बार किसान भाई इस तरह की क्वेरी रेज़ करते हैं कि हमने तो तारबंदी कर दी और अब हम आवेदन कर रहे हैं, हमें इसका लाभ दिया जाए। और कई बार ऐसा भी होता है आपने आवेदन कर दिया और स्वीकृति जारी नहीं हुई और आपने तारबंदी कर दी तो उसका भी लाभ नहीं मिलता है। तो मेरा सभी किसान भाइयों को निवेदन रहेगा कि इसमें सबसे पहले तो आप आवेदन करें। आवेदन करने के बाद में विभाग की जो जिला स्तर की टीम है, वो आपके आवेदन की जाँच करेगी और उस जाँच के बाद में जो संबंधित कृषि पर्यवेक्षक है, वो आपके मौके पर आएगा, खेत पर आएगा और वो उस जगह का प्री वेरिफ़िकेशन करेगा, अभी पहले से ही तारबंदी हो तो नहीं रखी है और ये जो जगह कह रहा है, वो जगह उतनी है या नहीं है। तो वो प्री वेरिफ़िकेशन करने जब आता है, तो वो वहाँ का फ़ोटो कैप्चर करता है, फ़ोटो लेता है वहाँ का अपलोड करता है कि इस जगह की मुझे तारबंदी करानी है। और उसके बाद में जो है फिर विभाग के लेवल पर प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई होती है। प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद में आपके पास एक मैसेज आता है कि अब आप काम करा सकते हैं। तो उस प्रशासनिक स्वीकृति के बाद आपको तारबंदी का कार्य कराना है और तारबंदी का काम पूरा होने के बाद आपके पास ये सुविधा है, आप तो कृषि पर्यवेक्षक को फ़ोन करके बता सकते हैं, अभी मैंने काम कर दिया है। या आप मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी ये फ़ोटो कैप्चर करके उनको बता सकते हैं कि देखो मेरा काम पूरा हो गया है। तो उसके बाद में कृषि पर्यवेक्षक दोबारा आपके फ़ील्ड पे आएगा
और वो उसका पोस्ट वेरिफ़िकेशन करेगा कि जो आपने काम किया है, वो काम वास्तव में जो विभाग की गाइडलाइन है, उसके अनुसार हुआ है, नहीं हुआ है और आपने कितने मीटर तारबंदी की। मान लो आपने सैंक्शन तो 400 मीटर की निकलवाई है, लेकिन मौके पे आपने 300 मीटर की या 250 मीटर की है, तो आपको उतना ही अनुदान मिलेगा। तो वो पोस्ट वेरिफ़िकेशन की कार्रवाई होती है और उसके बाद में जो है फाइनेंशियल सैंक्शन जारी होकर आपके खाते में जो है सीधे जो जनाधार से जुड़ा हुआ आपका अकाउंट है, तो उसमें डीबीटी हो जाता है। तो मेरा पुनः निवेदन रहेगा आप लोग प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद जो है तुरंत उस काम को कराएँ, उससे पहले उस काम को नहीं करें। इसमें सर एक सुविधा ये भी है कि जैसे कई बार किसान भाई आवेदन करते टाइम कोई कागज चूक जाए, मान लो जमाबंदी न लगा पाए या कोई चीज छूट गई उसकी, तो ये सुविधा दे रखी विभाग ने कि जैसे ही वो आवेदन करेगा तो जो वहां का स्थानीय ऑफिस है उसमें उसकी जांच होगी और अगर कोई कमी पाई जाती है तो एक बार उसको वापस चांस देते हैं, उस पत्रावली को रिवर्ट करते हैं और किसान के पास इस बात का मैसेज जाता है कि भाई आपकी पत्रावली वापस की गई है, किन कारण से। तो किसान भाई ई मित्र पे या अगर मान लो आपने सुविधा है राज किसान साथी पोर्टल की तो बिना खोल कर देख सके कि भाई कई कारण से मान लो कई बार जमीन कम है, 1 हेक्टेयर जमीन है और एफडी कर दी, तो वो आदमी दूसरा अपना भाई की या पड़ोसी की जी की भी जमीन है बिना जोड़ सके, तो 15 दिन को टाइम के लिए मिले है कि रिवर्ट पत्रावली ने ठीक करे और वापस जमा करा दी। और ज्यो ज्यो आगे बढ़ेली यह प्रक्रिया राज्य सरकार की मंशा का अनुरूप बिल्कुल ईडीजी ने कहे जाए एंड टू एंड डिजिटाइजेशन शुरू से लेके आखिर तक बिना आदमी के हस्तक्षेप के राज किसान साथी पोर्टल पे सारी प्रक्रिया होती है। तो एक कई बार सर ये भी सवाल आता है कि जैसे एक तरफ पक्की दीवार है या पहले से किसी एक किसान ने तारबंदी कर रखी है, अब 2 या 3 तरफ तारबंदी नहीं है। तो उस स्थिति में क्या अनुदान मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है अगर आप लोगों ने संशोधित गाइडलाइन देखी होगी। पहले ये प्रावधान था कि 400 मीटर तक विभाग अनुदान देगा और उसके बाद में अगर आपकी ज़मीन ज़्यादा है तो आपको पूरा घेरा जो है वो तारबंदी करना होगा, तभी फसल की सुरक्षा हो पाएगी। तो जो रिमेनिंग घेरा है, वो स तारबंदी ऑलरेडी किसान को अपने लेवल पे करनी होती है। उसमें चाहे तो दीवार करें, चाहे वो कुछ और व्यवस्था करें। विभाग का जो नॉर्म्स है वो 400 मीटर तक का, तो 400 मीटर तक आपको अनुदान मिलेगा। उसके अलावा बाकी पार्ट में चाहे पहले से दीवार की हुई हो या और किसी मैकेनिज़्म से वो फसल की सुरक्षा करें, उसमें सामान्यतः हम उनसे एक अंडरटेकिंग लेते हैं कि जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी सुरक्षा हमारे द्वारा कर ली जाएगी। तो पहले से की हुई तारबंदी के अलावा अगर कोई पार्ट बचा हुआ है, तो उसमें भी वो लाभान्वित हो सकता है। एक शिवराज जी, हाँ जी। जैसे मान लो पति-पत्नी ने आवेदन किया है, हुँ। तो उस स्थिति में मान लो एक ही समूह में किया है या अलग-अलग ज़मीन है तो आवेदन की म उसमें अनुदान की प्रक्रिया क्या रहती है? देखो जो राज्य सरकार के दिशा निर्देश है इसमें तारबंदी में, अगर पति पत्नी समूह में आवेदन करते हैं हुँ, तो समूह में उनको एक यूनिट माना गया है। पति और पत्नी को एक यूनिटी माना गया है और उनमें से एक को ही अनुदान मिलता है और ये अपने आप राज किसान साथी पोर्टल में ये सुविधा है। जैसे ही दोनों अगर समूह में होते हैं तो एक के नाम से अनुदान जाएगा। अगर मान लो अलग-अलग जमीन है, जैसे मान लो एक की जमीन है, दूसरा की जमीन दूसरी जगह है, पति पत्नी में और दोनों के निर्धारित मात्रा में जैसे 1.5 हेक्टेयर जमीन है और वो तारबंदी करते हैं तो नियमानुसार 400-400 मीटर की उनको अनुदान के लिए वो पात्र है। है। एक और बात कई बार किसान भाइयों के दिमाग में रहती है, जिज्ञासा रहती है कि एक बार जैसे इस बार आवेदन कर दिया और किसी कारण से उसका इस बार नंबर नहीं आया तारबंदी में, तो क्या अगली बार उसको दोबारा से आवेदन करना पड़ेगा? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, जो उनके आवेदन हैं, जी, वो वैलिड रहते हैं और नेक्स्ट ईयर जब स्वीकृति जारी होती है, तो उसमें उनको कंसिडर किया जाता है। तो अब तक जो आवेदन कर चुके हैं और आपका आवेदन अगर निरस्त नहीं हुआ है, तो आपको नए सिरे से आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका आवेदन किसी कारण से कोई कमी की वजह से निरस्त हो गया है, तो फिर आपको नए सिरे से आवेदन जो है वो करना पड़ेगा। तो आखिर में एक बात और मैं पूछना चाहूँगा साहब कि आपने बताया कि सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। तो मेरे आवेदन मान लो किसी किसान ने आवेदन किया और वो ये जानना चाहता है कि मेरे आवेदन का हुआ क्या? किस स्थिति में है?
तो वो कैसे जानकारी मिल सकती है? जैसा अभी बताया है कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और हर स्टेज पे जो है हमारे किसान भाइयों के पास जो है मैसेज जाता है। इसके अलावा वो हमारे जो मोबाइल एप्लीकेशंस है उसके माध्यम से भी वो स्टेटस चेक कर सकता है। राज किसान सुविधा एक मोबाइल एप्लीकेशंस है, तो उसके माध्यम से वो अपने एप्लीकेशन की जानकारी ले सकता है कि मेरा एप्लीकेशन अभी किस स्टेज पे है। और हर स्टेज पे उनके पास जो एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाता है। इसके अलावा वो संबंधित कार्यालय में भी फ़ोन करके जो है इसके बारे में जानकारी ले सकता है। तो किसान भाइयों, आपको ये जानकारी मिली कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे ही तो आवेदन की सुविधा है। घर बैठे ही ये पता करने की सुविधा है कि मेरे आवेदन का हुआ क्या, और समय-समय पर आपके पास आवेदन की स्थिति के एसएमएस भी आते रहते हैं। तो सर, ये फसल सुरक्षा मिशन में फसल बीमा भी आती है, तो इस बारे में क्या नए प्रावधान, और ख़ास तौर से जैसे अभी कुछ जगह ओलावृष्टि हुई है, कुछ जगह बारिश हुई है, तो उसका फसलों पर प्रभाव पड़ा है, तो उस बारे में अब किसान भाई क्या करें? बिल्कुल सही कहा आपने अभी पिछले 3-4 दिनों में जो है राज्य में कुछ स्थानों पर जो ओले और बारिश की वजह से नुकसान की सूचना हमें मिली है। जिन किसान भाइयों ने फसल का बीमा करा रखा है, चाहे वो केसीसी लोन लेके किया हो या आपने सीएससी के माध्यम से बीमा कराया हो। ये चूँकि खेत विशेष में घटनाएँ होती हैं, इस तरह से ओलावृष्टि पूरे बड़े एरिया में नहीं होकर कुछ लिमिटेड खेतों में होती है, तो इनको फसल बीमा योजना में स्थानिक आपदा यानी खेत विशेष की आपदा के अंदर जो है इसको कवर किया गया है। इसके अलावा अगर किसी ने फसल काट के सुखा रखी है और वो 14 दिन से खेत में ही पड़ी है, तो उसमें भी अगर बारिश हो गई और खेत में पड़ी फसल भीग के खराब हो गई है, तो उसको भी फसल बीमा योजना के अंदर जो है कवर किया गया है। लेकिन इसमें जो एक प्रावधान है, ऐसी स्थिति में संबंधित किसान भाइयों को जो है, जो घटना होती है आपदा की, चाहे ओले गिरे हो या बारिश आई हो या तेज़ हवा और बारिश की वजह से पूरी फसल लेट गई हो, ऐसी स्थिति में इनको 72 घंटे के अंदर जो है बीमा कंपनी को इंटीमेट करना होता है। इंटीमेट करने के लिए बहुत सरल प्रक्रिया है, आप बीमा कंपनी के कॉल सेंटर पे कॉल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक ही साथ बहुत ज़्यादा कॉल आते हैं, कॉल बिज़ी रहता है, तो आप जो फसल बीमा योजना का जो मोबाइल ऐप है, उसके माध्यम से भी आप इसको दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे बीमा कंपनी के प्रतिनिधि हमारे ब्लॉक कार्यालय में, जिला कार्यालय में बैठते हैं, उनको आप ऑफ़लाइन हार्ड कॉपी में एक सादे कागज़ पे लिख के दे सकते हैं। या हमारे कृषि विभाग के जितने भी अधिकारी, चाहे कृषि पर्यवेक्षक हो, डबल एओ हो या जिला स्तरीय अधिकारी, उनको दे सकते हैं। आप बैंक में भी जो ये जिस बैंक से आपका लोन हुआ है, उस बैंक में भी आप इंटीमेशन जो है वो दर्ज करा सकते हैं। और उसके बाद जो है विभाग जो फसल बीमा कंपनी के प्रतिनिधि और विभाग के जो कर्मचारी वो जॉइंट सर्वे करते हैं उस खेत का, और सर्वे के बाद ये आकलन करते हैं कि किस खेत में कितना नुकसान हुआ है और उस नुकसान की जो बाद में मुआवजे के रूप में भरपाई की जाती है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से आग्रह रहेगा कि वो जिन किसी के खेत में नुकसान हुआ है और उन्होंने बीमा करा रखा है, तो वो इन तीनों चारों मोड जो मैंने बताए हैं, उसके माध्यम से बीमा कंपनी को सूचित कराएँ ताकि विभाग आपको जो है आपका मुआवज़ा दिलाने में पूरी तरह से सक्रियता से काम कर सकें। तो किसान भाइयों, इस बार हमने प्रयास किया फसल सुरक्षा मिशन, और ख़ास तौर से इसमें तारबंदी और फसल विभाग के बारे में जानकारी देने का एक प्रयास किया। हमारे इससे पहले कार्यक्रम में सूक्ष्म सिंचाई मिशन, यानी ड्रिप, स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर, खेत तलाई सिंचाई पाइपलाइन, इसके बारे में हमने आपसे जानकारी साझा की थी। तो इसी तरह अगली बार भी हम अगले गुरुवार को 6 बजे सायंकाल हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। और अब धन्यवाद करते हैं कार्यक्रम में पधारे हुए आयुक्त महोदय का और श्री शिवराज जी जहांगीर साहब का। और अगले कार्यक्रम में आप सभी जुड़ेंगे, और एक और मेरा अनुरोध है आपसे कि आप इस चैनल की जानकारी, यानी कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम की जानकारी अपने सगे संबंधी हैं, मित्र हैं, उनके साथ भी साझा करिए, ताकि जिस प्रकार से आप आज जुड़े हुए हैं, वो दूसरे संबंधित लोग भी और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, और सरकार की जो योजनाएँ जो ख़ास तौर से आपके लिए ही चलाई जा रही हैं, उनका वो लाभ प्राप्त करके और अपनी फसल को बचा सकें, अपनी फसल उत्पादन बढ़ा सकें, उत्पादकता बढ़ा सकें, और कुल मिलाकर के अपनी आमदनी बढ़ा सकें। तो आज कार्यक्रम यहीं समापन करते हैं।
नमस्कार।